वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। देखिए उसी टॉपिक में नोट करना है, उसी टॉपिक में नोट करना है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन जो हमने लास्ट करा था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसी में आपको आगे इसको नोट करना है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन टकराने के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाती है उनकी। तो हमने जो लास्ट टाइम डिराइव करा था उसमें हमने एक तो ये देखा था कि as we have seen that u1 minus u2 as we have seen that u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, ये यही तो था कि जो इनिशियल वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है, जो इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस है उसको हमने बोल दिया था कि ये अप्रोच वाली वेलोसिटीज हैं। अप्रोच वाली वेलोसिटीज किस तरीके से, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं पिछली बार जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम एक बार दोबारा बनाकर बता रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम है। देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था बी। ऑब्जेक्ट ए वाज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ u1, ऑब्जेक्ट बी वाज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ t2 u2 सॉरी। तो ये वाला जो था दिस वाज बिफोर कोलिजन। ये मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है ताकि आप रिकॉल कर पाए, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टकराव हो गया, उसके बाद टकराव हो गया। टकराव इस तरह से हुआ, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। तो एक इंस्टेंट के लिए, जरा से इंस्टेंट के लिए कोलिजन हुआ, टकराव हुआ जरा सी देर के लिए। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो ये पहली वाली बॉडी है, बॉडी ए, इट स्टार्टेड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v1, और जो दूसरी वाली बॉडी है बॉडी बी, इट स्टार्टेड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v2। इसने तो v1 वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करा और इसने v2 वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करा। ये हो गया आफ्टर कोलिजन। हमने इतना ये डायग्राम बनवाया था लास्ट क्लास में, इस डायग्राम के हिसाब से ही हम इस नतीजे पर पहुंचे थे। अब इसमें हमने ये देखा था कि क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही थी, तो यहां पर हमने ये भी देखा था m1u1 plus m2u2 we have also observed that due to conservation of momentum, we have also observed that due to conservation of momentum, हमारा जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था, इसका बेटा मास मैंने लिया था m1 और इसका मास हमने लिया था m2। इस वाले ऑब्जेक्ट का पहला बॉडी ए का मास था m1 और बॉडी बी का मास था m2। तो वी हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने ये देखा था कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, ये जो चीज बताई है ये सारी चीज वो है जो आपके नोट्स में है। हमने शुरुआत करी थी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की, जो हमने शुरुआत करी थी उसमें हमने ये बताया था कि ये जो इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में, तो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये तो टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन वाला क्या हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, तो ये हम देख चुके हैं, ये वाली इक्वेशन, ये तो मोमेंटम वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। ये हमने डिराइव करा था लास्ट क्लास में, बिल्कुल आखिरी में हमने ये वाला पोर्शन करा था, आप अपनी नोटबुक में चेक कर सकते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ से मैं v2 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद में जो v2 है और v1 है, जो ये वेलोसिटी है, ये कितनी होगी ये मैं निकालना चाहता हूँ। देखो होता क्या है कि मुझे दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो मुझे पहले ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है m1, मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है m2। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u1 मेरे पास है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u2 मेरे पास है। m1 m2 u1 u2 ये मेरे पास है। बॉडी टकरा गई, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी हुई ये मैं नहीं जानता, तो वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा, मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से पहले v2 की वैल्यू निकालो। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। तो v2 की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। अब ये v1 उधर चला जाएगा बेटा, तो v1 प्लस u1 माइनस u2। अब मैं क्या कहूंगा कि इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। तो जहां जहां आपको v2 नजर आता है वो इसमें डाल दो आप। तो बेटा क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, यहां तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, m1 v1 प्लस m2, और जो v2 है, v2 की जगह ये वैल्यू डालें v1 प्लस u1 माइनस u2, v1 प्लस u1 माइनस u2, v1 प्लस u1 माइनस u2, ये हो गया। अब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1, एक्सपैंड करो m2 u1, और लास्ट में आ जाएगा माइनस का m2 u2। भाई ये u2 m2 ये मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी है। m2 u1 मुझे पता है, m1 v1 और m2 v1, इसमें ये v1 नहीं पता मेरे को क्या है। m1 u1 m2 u2 ये सब मेरे को पता है। तो मेरे पास अननोन वैल्यू क्या है, v1 और v2। तो इसमें अननोन वैल्यू जो v1 वाला है वो वाले ये दो टर्म्स नजर आते हैं। तो इन दो टर्म्स को तो आप एक जगह छोड़ दो। यहाँ पर हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, और बाकी के जो दोनों हैं जो नोन है उनको ले आओ इधर। तो ये हो जाएगा माइनस m2 u1 और प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1। तो इसमें से v1 निकाल लो बेटा कॉमन, तो v1 इंटू m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, ऐसे लिखो v1 और ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर है m1 u1 है ना, m2 u2 m2 u1 m2 u2, तो सब m2 वाला टर्म। ये हो गया m1 u1 प्लस m2, इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लिया जा सकता है या नहीं, छोड़ो। m2 u2 प्लस m2 u2 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ m2 u2 और माइनस m2 u1। ठीक है, अब आप क्या करिए, v1 इंटू m1 प्लस m2, और यहाँ दिखाई दे रहा है m1 u1 है और इधर दिख रहा है m2 u1 है, तो u1 कॉमन लिया जा सकता है। तो u1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा m1 माइनस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2। तो v1 इज इक्वल टू कितना हो गया, u1 इंटू m1 माइनस m2
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई m1 प्लस m2 इधर v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर जाकर दो टर्म्स है, दोनों के साथ में डिवाइड में चला जाएगा। तो ये तो हमारी अननोन वेलोसिटी v1 हो गई। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। सारे बच्चे बताओ, किसी को कहीं कोई डाउट रह गया हो तो बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। क्लियर है? अंशित, देवीना, भव्या, गणेश, सजल, Yes, sir, शिवांश, clear. सजल, समझ यस गए? सर, क्लियर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन ही करी है बस। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जैसे v1 तो निकल गया, v1 के बाद में अगर मान लीजिए मैं v2 निकालना चाहता हूं, तो v2 किस तरीके से निकलेगा? v2 निकालने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। क्या करेंगे? फॉर कैलकुलेटिंग v2, सिंपली इंटरचेंज the subscripts 1 and 2। सबस्क्रिप्ट्स जो है ना, सबस्क्रिप्ट्स क्या है बेटा? ये जो नीचे लिखे रहते हैं ना टर्म, जैसे यू के नीचे लिखा हुआ है 1, तो 1 क्या है? सबस्क्रिप्ट है। इधर 1 m1, तो ये 1 है सबस्क्रिप्ट। तो आपको सबस्क्रिप्ट्स को इंटरचेंज कर देना है बस। तो सीधी सीधी बात है, आपके पास v2 आ जाएगा। कैसे? जहां जहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर 1 है, वहां वहां पर 2 डाल दो, जहां जहां पर 2 है वहां वहां पर 1 डाल दो। तो आपको पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर चाहो तो जैसे मैंने यहाँ से v2 की वैल्यू निकाली थी v1 प्लस u1 माइनस u2 करके, ऐसे ही मैं v1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ और फिर उसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। किसमें? इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो वो अगेन बहुत लेंथी प्रोसीजर होगा। तो सीधा सीधा करिए आप, बस सब्सक्रिप्ट चेंज करिए, रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा कि v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर u1 है, u1 का बना दो u2, m1 माइनस m2 को कर दोगे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 है, तो इसको लिख दो m2 प्लस m1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 को क्या कर दोगे? ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 को क्या कर देंगे? m2 प्लस m1। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी, उसकी वेलोसिटी निकल गई v2। समझ गए? क्लियर है? बताइए। यस Yes, सर। sir. ठीक है, बस जी इतना था इसमें। उसके बाद अगला हम करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा वाला होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हमारा वो है कि जिसमें पूरी तरीके से इन इलास्टिक है, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी तो कहीं से कहीं तक कंजर्व नहीं रहेगी। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। इसमें ऐसा होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक जो हमने देखा था, इसमें ऐसा होता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, तो टकराने के बाद चिपक जाती है, और चिपक कर दोनों के दोनों सेम एक कॉमन वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ये होता है जहां पर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है और फिर चिपक कर एज अ सिंगल बॉडी वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो जरा नोट करेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं इधर से, ये वाला तो हो गया। और देखिए, ये कभी कभार आपकी एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा इतनी लेट, जैसे आज 10 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा जोर पड़ रहा हो। कभी कभार ये एक एक्स्ट्रा क्लास इतनी लेट लूंगा। बस टारगेट ये है कि इन एक्स्ट्रा क्लासेस के भरोसे हमारा थोड़ा 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 सिलेबस भी, एक एक दो दो टॉपिक भी अगर होते हैं ना, तो हमारा सिलेबस थोड़ा सा फास्ट मोड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा और आप कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि कल जो कराया था उसी को थोड़ा सा मैं आगे करा रहा हूँ। और फिर इसके बाद अगली क्लास आपकी ऑफलाइन हो ही जाएगी, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि
कम टाइम में सिलेबस थोड़ा ठीक ठाक खिंच जाएगा। नोट करें, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन in perfectly inelastic collision in one dimension। ठीक है, तो inelastic collision, perfectly inelastic collision in one dimension, नोट करें, when the two colliding bodies stick together when the two colliding bodies when the two colliding bodies stick together and move as a single body with a common velocity and move as a single body with a and move as a single body with a common velocity after the collision comma, the collision is perfectly inelastic. The collision is perfectly inelastic. The collision is perfectly inelastic. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, नोट करिएगा, सपोज a body of mass m1, suppose a body of mass m1 moving with velocity u1 moving with velocity u1 collides head on with another body, collides head on with another body of mass m2 at rest, another body of mass m2, another body of mass m2 at rest, full stop. After the collision the two bodies move together with a common velocity small v. After the collision the two bodies move together with a common velocity v. Move together with a common velocity v. Move together with a common velocity v. अच्छा, इसका एक डायग्राम देख लीजिए। इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, मानो कि एक बॉडी तो ये है जिसका मास m1 है और ये चल रही है वेलोसिटी u1 के साथ में,
और दूसरी बॉडी ये है जिसका मास m2 है, और ये रेस्ट में है, मास m2 वाली रेस्ट में है। तो यहां मैं लिख रहा हूं बिफोर कोलिजन। फिर क्या है कि एक बॉडी ये m1 मास की, दूसरी बॉडी ये m2 मास की। नाउ दे आर मूविंग टुगेदर, दोनों के दोनों एक साथ चिपक गए हैं। नाउ दे आर मूविंग टुगेदर विद अ वेलोसिटी स्मॉल v। अब ये वेलोसिटी स्मॉल v के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज आफ्टर कोलिजन। दिस इज आफ्टर कोलिजन। अब सबसे पहली बात ये भैया, कोलिजन जो है वो इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, कोलिजन कुछ भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा तो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी के लॉस को देखेंगे बाद में, पहले तो ये कह देंगे कि ये कंजर्व रहेगा हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम जो कंजर्व रहता है उसमें हम लिखते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो नोट करेंगे यहां पर, as the linear momentum is conserved, Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। So the video is blurred. अभी ठीक है? अभी ठीक है? Yes, sir. ठीक है। as the linear momentum as the linear momentum is conserved, तो total momentum before collision total momentum before collision is equal to total momentum after collision। total momentum before collision is equal to total momentum after collision। भाई बिफोर कोलिजन का मतलब अगर है कि टकराने से पहले, तो इसका मोमेंटम कितना था, m1 इंटू यू, लिखो m1 इंटू यू प्लस इसका मोमेंटम कितना था, मास तो m2 है लेकिन रेस्ट में पड़ा हुआ था, तो इसका रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो। तो m2 इंटू जीरो। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद दो बॉडी नहीं रही, टकराने के बाद दोनों एक साथ चिपक गई हैं, तो दे आर एक्टिंग लाइक अ सिंगल बॉडी। तो जब दोनों एक साथ चिपक गई हैं तो टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है v। तो m1 प्लस m2 इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। m1 प्लस m2 इंटू वी। यहां से मैं क्या करूंगा, ये आ गया m1v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। अब ये v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में ले जाओ, m1v1 अपॉन m1 प्लस m2। सर ये U1 होगा, हाँ M1 U1 होगा ना सर। सॉरी सॉरी सॉरी, m1u1, हाँ m1u1 m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा v की वैल्यू आ गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर v, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन। अब टकराने पर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा जो लॉस है उसको हमने बोल दिया डेल्टा के, ये हो जाएगा के आई माइनस के एफ
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भाई, इनिशियली तो एक ही बॉडी मूव कर रही थी, ये तो रेस्ट में थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ m1u1 स्क्वायर। हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, फाइनली तो हमारी जो बॉडी है वो एक बन गई, हाफ मास कितना हो गया m1 प्लस m2, वेलोसिटी कितनी v, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि इसको मैंने बोल दिया हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ ये m1 प्लस m2 को तो एज इट इज छोड़ो, और v की वैल्यू इक्वेशन 1 में से डाल दो। तो यहाँ पर मैं कहूंगा m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। रीजन में लिख दीजिए बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू लेकर यहाँ पर डाल दी। ठीक है, अब क्या करो, एक्सपैंड करके देखो जी, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई इधर हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो गया, एक m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे ये दिखाई देता है कि यहाँ पर हाफ m1 इधर भी है और हाफ m1 इधर भी है, u1 स्क्वायर भी है, u1 स्क्वायर भी है, कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेते हैं जरा। तो देखिए हमारा डेल्टा k इज इक्वल टू, मैंने हाफ m1u1 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो इधर तो बचेगा 1 माइनस, यहां से आपने क्या करा, हाफ m1u1 स्क्वायर कॉमन निकाला, तो क्या बचा m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया हाफ m1u1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस m1 प्लस m1 कैंसिल आउट हो गया। अब इधर क्या बचा m2, तो हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ये आ गई हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। बताइए जी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाँ, यस सर। चलिए जी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। इसको हम बोलेंगे द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। The kinetic energy is lost mainly in the form of heat and sound। हीट और साउंड की फॉर्म में ही काइनेटिक एनर्जी का मेजर जो है वो लॉस हुआ। इसके बाद मैं एक चीज देखना चाहूंगा, देखिए ये तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया डेल्टा के, ठीक है, एक तो ये है रिलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज और हमको करनी है कि मैं यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में एक ना रिलेशन देखना चाहता हूँ। तो रिलेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है, ये देखिए हमने क्या करा था, के आई माइनस के एफ करा था, तो दिस इज माई के आई एंड दिस इज माई के एफ, दिस इज माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो नोट करेंगे यहाँ पर आप, मोर ओवर के एफ अपॉन के आई इज इक्वल टू
kf कितना है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर, अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर। यहाँ से हाफ कैंसिल आउट हो गया था। फिर हम क्या करेंगे, वापस वैल्यू डालो, के एफ अपॉन के आई m1 प्लस m2 अपॉन m1 u1 स्क्वायर। ये तो मुझे पता ही है, जो v स्क्वायर है v स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो के एफ अपॉन के आई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 u1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। भाई m1 प्लस m2 से ये m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो गया, u1 स्क्वायर से ये u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और एक m1 से एक m1 कैंसिल आउट हो गया। अब समझने वाली चीज है, ये इस तरफ से मिटा रहा हूं लेफ्ट साइड से मैं, तो के एफ अपॉन के आई इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई मुझे एक चीज बता दो, ये जो m1 अपॉन m1 प्लस m2 है, ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी, बस इतना बता दीजिए। 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी। 1 से छोटी आएगी। उसका रीजन क्या है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आती है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस m1 इज लेस देन m1 प्लस m2, ये तो साफ सी बात है कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स का टोटल मास निकाला और एक सिंगल ऑब्जेक्ट का मास, तो सिंगल ऑब्जेक्ट का मास तो उससे छोटा होगा ही होगा। तो सिंस m1 इज लेस देन m1 प्लस m2, therefore kf अपॉन ki इज लेस देन 1। ये 1 से छोटा हो गया, बिकॉज m1 अपॉन m1 प्लस m2 ये 1 से छोटा है। तो जब ये 1 से छोटा है तो ये भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, और फिर यहां से ki को इधर ले जाइए, kf इज लेस देन ki। तो यहां से क्या समझ में आता है, एक चीज तो ये कि जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में कम होगी। तो जब भी कभी टकराव होता है तो देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तभी तो फाइनली मेरी काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, अच्छा sir. अब हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि जो हमारा टारगेट है ना, जिस पर बॉडी, जो टारगेट जो रेस्ट में है, जिस पर पीछे से आकर एक बॉडी टकरा रही है, सोचो कि बड़ा हैवी है, उस बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा हैवी है। नोट करें, इफ द टारगेट इज मैसिव, इफ द टारगेट इज मैसिव मतलब इसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा है। इफ द टारगेट इज मैसिव दैट इज m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, m2 is very very greater than m1, then kf upon ki is approximately equal to 0। kf upon ki is approximately equal to 0। अब ये समझ लेना ऐसा क्यों है।
आप ये देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। किस चीज का एग्जांपल ले रहा हूँ? हमने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया, गीली मिट्टी का टुकड़ा लिया, या हमने काऊ डंग लिया और काऊ डंग को उठाकर दीवार पर फेंक कर मार दिया। ठीक है, तो जो हम दीवार पर फेंक कर मार रहे हैं, तो वो जो काऊ डंग है वो तो बहुत हल्का है, उसके कंपैरिजन में जो दीवार है जो कि रेस्ट में है वो तो बहुत हैवी हो गई। तो दीवार तो इतनी हैवी हो गई कि उसके कंपैरिजन में वो जो काऊ डंग है, वो जो उसका टुकड़ा है, उसका वजन कुछ भी नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि जब M1 जो है वो M2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है, तो M1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो एज कंपेयर टू M2। ठीक है, तो जीरो अपॉन एनीथिंग तो वैसे ही जीरो हो जाता है। समझ गए कि नहीं? यहां पर लिखेंगे बिकॉज M1 इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू M2, as compared to M2, therefore M1 is approximately equal to 0। आप कहेंगे ऐसे कैसे मास उसका जीरो हो गया? अरे मास उसके कंपैरिजन में तो जीरो ही है। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। आपने हाथी को लिया और हाथी को आप डंडा मार रहे हो। हाथी को आप डंडा मार रहे हो, बड़ी जोर से डंडा मार रहे हो, उसको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पता नहीं कोई चींटी चल रही है। उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसको तो लगेगा कोई हल्का सा खुजली कर रहा है उसको। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट मास क्या है। तो टारगेट मास बहुत ज्यादा हैवी है। तो टारगेट मास जब बहुत ज्यादा हैवी है, तो ये जो के एफ अपॉन के आई इज इक्विवेलेंट टू जीरो, मतलब अगले स्टेप में मैं इसको इक्वल टू जीरो ही बोल दूंगा। तो ये मेरा के आई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के एफ इज इक्वल टू जीरो। के एफ इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये देखिए कि जब हमारा टारगेट जो है वो बहुत ज्यादा मैसिव होगा, तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भाई खत्म हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो आप ये समझ लीजिए कि कितना लॉस हो गया, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ बची ही नहीं है। तो इसीलिए हम वो जो काउडंग वाला जो हमने लिया था, जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल था, तो उसमें हमने ये कह दिया था कि उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ नोट करें, therefore when a light moving body collides against any massive body, therefore when a light moving body collides against any massive body at rest, any massive body at rest and sticks to it, and sticks to it, comma, practically all of its kinetic energy is lost. Practically all of its kinetic energy is lost. ठीक है, एग्जाम्पल वही है इसका, मड स्टिकिंग ऑन अ वॉल। मड स्टिकिंग ऑन अ वॉल। बोलिए जी, सबको क्लियर है? तो इतना Yes, ज्यादा sir. मास है, वो आप थोड़ा सा वो मतलब मिट्टी उठाकर फेंकोगे या उस पर गोबर अगर फेंक दोगे, तो वो क्या उसको दीवार को थोड़ी गिरा देगा? ठीक है, तो सारी की सारी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमारा ये दो टॉपिक बच रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप कल की क्लास में आइए, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है।